की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 6 और इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। ये जो सेट है ये 817 BM है और इसके पहले हम लोगों ने HIJKL तक जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अभी आप यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है। अगर आप सेट नंबर फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको जो है इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे तरीके से प्रश्न आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आपका जो ये पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से आपको 15 मिनट सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब ये आपके ऊपर है क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, आपको कोई क्वेश्चंस अपने से छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका पेपर होने वाला है पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए जो होगा उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपको OMR सीट पर फिल करना होगा। ये MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपको OMR सीट आपको मिलेगा, उस पर आपको फिल करना होता है, भरना होता है। इसके अलावा जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको क्या है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, है DTQ मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको वहाँ पे लिखना होता है। ये 50 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल आपको 70 मार्क्स और 30 मार्क्स आपके स्कूल से मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि पार्ट ए जो है वो 20 नंबर का, पार्ट बी जो है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इतना ही जानना है, इसके बाद आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी जाता है आपके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम द क्वेश्चंस यू कैन नॉट सॉल्व। तो जो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उस पर आप अपना टाइम लॉस ना करें। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस पेज पे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आगे देखिए सभी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो अब हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अब जब पार्ट ए करने वाले हैं तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक करना क्या है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, आपको ये पैसेज पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना होता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन आर इन अ ग्रेट एफिनिटी विथ, किससे मतलब तुलना की गई है मैन की, तो आप कहेंगे वो ट्रीज से की गई है। अब हमें कैसे पता, तो यहाँ पर अगर आप पहली लाइन ही अगर आप पढ़ें तो लिखा गया देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, है ना। किसके किसके बीच बेहतरीन रिश्ता है, वो है ट्रीज और मैन के बीच में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्री। तो बहुत ही आसान है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके पैसेज में उस वर्ड को ढूंढ लीजिए। जैसे आप लिखा हु इज कंपेयर्ड विथ इट बनियान ट्री, तो आप इसमें क्या ढूंढेंगे, आप ढूंढिए कंपेयर विथ बनियान ट्री, इससे रिलेटेड कुछ मिल जाए। तो आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो महमूद वाज लाइक द बनियान, मतलब कि महमूद जो था वो किसके जैसा था, बनियान ट्री के जैसा था। बनियान मतलब बरगद का पेड़ होता है, इसलिए यहाँ पर महमूद आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर इसके आंसर्स लिख रखे हैं, आप समझ लीजिए। तीसरा क्या है, रिस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है, चमकना होता है। तो यहाँ पर चमकना क्या है, ब्राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग करना है, मतलब आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है। तो पहले में अब ये ग्रामर से रिलेटेड है, लिखा हुआ है वी डैश इन द पार्क इन द इवनिंग, इन द पार्क इन द इवनिंग से मतलब अब क्या है, वी प्लेड अगर आप करते हैं तो यहाँ पर प्लेड करने का मतलब हो जाएगा वी प्लेड, मतलब हम लोग खेले इन द पार्क, पार्क में और शाम को। अब इवनिंग से लिखा है मतलब ये डेली रूटीन को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पास्ट के टाइम के रूटीन के दिखा सकता है, मतलब प्लेड सही हो सकता है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर आगे क्या लिखा है, वी हैड प्लेड भी सही हो सकता है और प्ले भी सही हो सकता है, क्योंकि प्ले के साथ जो वी है, वी आपका प्लूरल है तो प्ले भी आपका प्लूरल है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट ये आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके ये सारे मन में आएंगे तो आप क्या लगा देंगे, ऑल आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हैबिचुअल एक्शन जो दिखाता है, अब यहाँ पे रूल आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए रूल, जो भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जो आदत को दिखाते हैं, हैबिचुअल एक्शन किसको दिखाते हैं, आदत को। ये जो आदत को दिखाने वाले एक्शन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसलिए इसके साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपने ऑल आर करेक्ट, जैसे जिस तरीके से ये बच्चा लगाया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे टिक इसलिए लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने नहीं लगाया हुआ है, ये जिसका पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो उस पर लगाया गया, तो इस पर मत ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डी किया गया, यहाँ पे डी किया गया, तो ये गलत है।
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग्स। तो याद रखिएगा, जब भी हैबिचुअल एक्शन, मतलब हम ये दिखाए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग प्रत्येक शाम को या शाम को पार्क में टहलने जाते हैं, तो हैबिट को दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगा और बिल्कुल सही मिलेगा, कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं रहने देंगे। नेक्स्ट है कि सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, सी इज अ, मतलब जो पैदल चलता है उसे क्या कहते हैं, यही आपको सवाल का जवाब देना है कि सावित्री पैदल यात्रा करती है, तो वो एक क्या है, तो जो पैदल यात्रा करती है उसे हम लोग पेडेस्ट्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियल कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रेवलर, ट्रेवलर का मतलब क्या होता है, यात्री होता है। ट्रेवलर का मतलब क्या होता है, यात्री होता है। स्टिकलर का मतलब क्या होता है, स्टिकलर का मतलब स्टिकलर ही होता है। इसमें क्या होता है, डिसिप्लिनेरियन का मतलब क्या होता है, तो जो अनुशासनवादी होते हैं उनको डिसिप्लिनेरियन कहा जाता है। ठीक है, स्टिकलर का आप इसे समझ सकते हैं कि जो लोग जो सीधे टिके रहते हैं कि चीज़ें पे। तो यहाँ पर यह है कि सावित्री ट्रेवल करती है फुट, जो पैदल चलता है उसे हम लोग पेडेस्ट्रियन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर टू मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके पास ये क्लस्टर दे रखा है, इसमें से आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर लास्ट में तो इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगा, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, और फिर उसके बाद आपका जो होता है ऑब्जेक्ट होता है या अदर पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सब्जेक्ट क्या, तो अगर आपको यहाँ पर लगने लगे कि सर मदर भी तो सब्जेक्ट हो सकता है और चिल्ड्रेन भी सब्जेक्ट हो सकता है, बाकी ये जो लव्स लिखा हुआ है ये आपका मेन वर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये चीज़ क्लियर है। ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्लियर है। तो अब ये आप समझिए कि अगर ये मेन वर्ब है तो ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म में है, और जब भी वर्ब की एस या ईएस फॉर्म होता है तो ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना वो सिंगुलर होगा। और ये जो चिल्ड्रेन आप कह रहे हैं, चिल्ड्रेन तो प्लूरल हो गया, तो चिल्ड्रेन के साथ अगर आप चिल्ड्रेन ले रहे हैं सब्जेक्ट तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो लव आएगा, तो इसलिए चिल्ड्रेन के साथ लव आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको लव्स दे रखा है, इसलिए चिल्ड्रेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि मदर अगर सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, मदर आपने सब्जेक्ट ले लिया तो इसके बाद वर्ब आएगा जो कि होगा लव्स। क्या हो जाएगा, लव। तो मदर के बाद लव्स आना चाहिए, तो मदर के बाद यहाँ देखिए एवरी आया है, हर आया है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। एक ही ऑप्शन बचता है सी, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। अब ये जाकर ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कहा जा रहा है कि कौन सा जो यहाँ पे वर्ड्स है वो मिस स्पेल्ड है। तो यहाँ पर अगर आप इसके लिए आपको चारों वर्ड्स पता होने चाहिए, सभी की स्पेलिंग पते होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है डेफिनेशन। डेफिनेशन की स्पेलिंग तो सही, डेफिनेशन मतलब परिभाषा होता है। ठीक है, और ये डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब कमी हो जाता है तो किसी चीज़ में, तो वो डिफिशियंसी, ये भी स्पेलिंग DEFICIENCY बिल्कुल सही है। डिलीजेंस ये भी सही है, डिलीजेंस का मतलब परिश्रम होता है, मेहनती होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी ऑप्शन बी, यही गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो DA लिखा हुआ है, सॉरी DA लिखा हुआ है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सेम है, तो एक ही लेटर बस गलत था। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि DA नहीं होता, डेमोन्स्ट्रेशन में DE होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। माई सिस्टर्स बर्थडे इज। जब भी कोई डेट आता है तो डेट के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है ऑन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेट और डे इन दोनों के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, रूल मैंने लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको कैसे सॉल्व करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन द बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको 9 और 10 इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो आपको आंसर देने हैं, तो आप क्या बताइए, क्या पहले पैसेज पढ़ेंगे क्या? नहीं, आपको पैसेज पढ़ना ही नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। लिखा हुआ अ स्वीट ब्रेड इज नोन एज।
अब जैसे ही आप पहली लाइन इसमें अब पैसेज में आएंगे, पैसेज में आप पढ़ते हुए जाइए, लिखा है द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, क्या मिल गया ना। ये क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पर देखिए मिल भी गया, तो कैसे जानना जा रहा है, द बोल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोल। कितनी आसानी से आपने इसके आंसर दे दिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे कह रहा है सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन ऑफ, मतलब जो सैंडविचेस तैयार किए जा रहे थे वो किस अवसर पर तैयार किया जाना चाहिए था, तो यहाँ पर ये दिया गया है किस अवसर पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से कोई अवसर दिया है क्या, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ द लेडी ऑफ द हाउस मोस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, मिल गया कि कब प्रिपेयर किया जाना है, ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, डॉटर्स इंगेजमेंट में तैयार किया जाना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉटर इंगेजमेंट। देखिए कितनी आसानी से आपने हल कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे कहा गया हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब एनी का लंबे समय से प्रशिक्षित मित्र कौन है, तो एनी के सबसे जो फ्रेंड है वो उसकी डायरी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वॉट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा, तो उसने ये सीखा कि भय पर विजय है ना, जितना आप भय से डरेंगे वो आपको उतना ही डराएगा, तो अब भय से डरना नहीं है बल्कि डर को डराना है, तो आप विजय पा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इट इज ट्रिम्फ ओवर फियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वेयर डिड गौतम बुद्धा वो टू स्टे अंटिल हिज, मतलब ये कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति तक कहाँ रहने की प्रतिज्ञा ली थी, कि जब तक उन्हें ज्ञान हिज इनलाइटमेंट, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब तक हो जाती है वो कहाँ रहेंगे, तो वो पीपल के ट्री के नीचे थे, है ना, पीपल के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए कह रहा एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। कोई बात नहीं है, तो हमको पहले एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। लिखा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज, हु इज द, अब यहाँ पर इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें राइटर का नाम तो लिखा नहीं गया होगा, इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए, जितने भी आपके बुक में पोएम है सभी के राइटर के नेम अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंडलाइन रिच, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 द पोएट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पोएट है उन्होंने प्रस्थान के बारे में क्या उल्लेख किया गया है, तो प्रस्थान के बारे में अगर आप देखें तो पोएम में साफ साफ दिखाई देगा आपको, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, मिल गया, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, तो ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो डिपार्चर फॉरेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिस तरह का स्टिक लगा भी हुआ है। आगे है कि हु इज ट्रिकी, अब देखिए ये जो एक्सट्रैक्ट था ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए था, तो कंप्लीट हो गया। अब 16 से कह रहा है कि हु इज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, तो ये जो जेम्स हेरियट की कहानी है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें एक मोटा सा जो है तो छोटा सा कुत्ता होता है, ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से वो मोटा हो जाता है, इसलिए उसका नाम आपको पता होगा कि ट्रिकी है, तो इसलिए वो मोटा हो जाता है, तो उसे जो होता है योगा कराया जाता है, उसके 2 दिन के लिए खाना पीना बंद कर दिया जाता है, तो बाकी जाके सही हो जाता है, और उस डॉग का जो नाम था वो ट्रिकी था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मैक्स इंटर्ड ऑजेबल्स रूम थ्रू द, मैक्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैक्स ऑजेबल के कमरे में कैसे प्रवेश किया, है ना, तो यहाँ पे कैसे प्रवेश किया था, बालकनी से गया था, मैक्स खिड़की की बालकनी से ऑजेबल के कमरे में घुसा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये सर आपके मन में चला सर आपको ये सब कैसे पता, अरे ये कैसे पता चला, ये आपके बुक के स्टोरीज हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और अच्छे से लर्न करने चाहिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं, इसलिए मुझे पता है। आगे है वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट ईपिंग, मतलब ग्रिफिन ईपिंग में कहाँ रहा, तो वो कहाँ रहा, एक इन में रहा और ना सराय में रहा, बस गांव के एक सराय में रहा था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये स्टोरी है। आगे है हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है, तो लक्ष्मी जो थी वो भोली की गाय थी, है ना, भोली जो कहानी है उसमें भोली की जो गाय थी उसके नाम लक्ष्मी था, इसलिए यहाँ पे हो जाए भोलीज काऊ, ठीक है। वॉट वॉज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम, उस दुकान का नाम क्या था जिसके एक कमरे में अनिल रहता था,
तो वो था ब्रिजवासी के मिठाई की दुकान, ब्रिजवासी मिठाई की दुकान, जिसमें अनिल रहता था। द थीफ स्टोरी में अनिल ब्रिजवासी मिठाई की दुकान के ऊपर वाले कमरे में रहता था। कितनी आसानी से हम लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर ये आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट बी में, जो कि रीडिंग सेक्शन आएगा, फिर राइटिंग सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रीडिंग सेक्शन में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। ये पैराग्राफ जो दिया गया है इसको ये पैसेज जो दिया गया है, पैसेज को अच्छे से पढ़िए। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन मिलेंगे और चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं हर एक सेट में बताता हूं कि इसके जो आंसर होते हैं बहुत आसान होते हैं। आपको जो आंसर का क्रम मिलेगा, पहले 1 का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, फिर दूसरे का आंसर मिल जाएगा, फिर तीसरे का आंसर मिल जाएगा और फिर चौथे का आंसर मिलेगा। और ये चौथे का आंसर 2, 3 और 4 के बीच में रहता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें नाउन पूछ लेता है, तो कभी प्रोनाउन पूछ लेता है, तो कभी एडजेक्टिव पूछ लेता है कि इस वर्ड का एडजेक्टिव क्या होगा, इस वर्ड का प्रोनाउन क्या होगा, इस वर्ड का नाउन क्या होगा, तो कभी सिनोनिम पूछेगा, तो कभी एंटोनिम मतलब जो आपका विलोम और पर्यायवाची ये सब पूछ लेता है। तो ये आपको पैसेज से बताना पड़ता है। तो ये 1 नंबर का होता है, बाकी ये तीनों 2-2 मार्क्स के होते हैं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे आंसर मिलते हैं देखिए, तो पहले आपको पैसेज ना पढ़ के पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो जब ऐसे ही आप क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए ये क्वेश्चन रहा 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन रहा ये भी 2 मार्क्स का है, लेकिन मैंने आंसर लिखा हुआ है, तो मैंने आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, वो आपको समझने के लिए। अगर आपको आंसर लिखने आता है तो आप इसी तरीके से आंसर लिखिए, तो छोटे से लाइन में भी आप 2 नंबर पा सकते हैं, परफेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको नहीं लिखने आता है तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा आप करेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, नंबर 1 भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन? कहा जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? तो अब इन्हीं वर्ड्स को लेकर ऊपर आते हैं पैसेज में, और हमको पता है कि सबसे पहले का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है शुरू में ही द स्टेटस ऑफ वुमेन, मिल गया आंसर। मैंने कहा पहले ही मिल जाएगा पहला वाला, तो पहले यहाँ से लेकर सोशल इकोनॉमिक मेंटल कंडीशन ऑफ नेशन 2 नंबर का है, आप और आगे भी लिख सकते हैं, 1 लाइन और बढ़ा लीजिए। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, बस और कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट आर द सोशल इविल्स दैट वीमेन फेस? महिलाओं को किन सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन मिला, इसके बाद हमको दूसरे का आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये ट्वीट कार्ड, ये कंजक्शन कभी नहीं लिखना होता है जब 2 क्वेश्चन के बीच में, तो यहाँ से दे हैव बीन ट्रीटेड डेडली एंड अनइक्वली टू मेन। सोशल, यहाँ से आंसर है सोशल इविल से आप इतना छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सोशल इविल्स यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिए, और ये रहा आपका फुल स्टॉप, ढूंढते रहिए, फुल स्टॉप आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहते 1 लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन लंबा हो जाएगा, इसलिए ये होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो आपने देखा पहले का आंसर मिला, अब दूसरे का आंसर मिल गया, अब बारी है तीसरे की। अब तीसरा आंसर मिल जाएगा, तो इसी के बाद मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ वुमेन कैन लिबरेट देमसेल्फ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिलाएं स्वयं को कैसे मुक्त कर सकती है ना, कैसे मुक्त कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब तीसरे का आंसर मिलेगा द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ। यहाँ से अगर आप देखते हुए जाएं तो आपको वीमेन टुडे एम्पावर, यहाँ पे देखिए द फीमेल लिबर्टी इज ओनली अचीव। यहाँ से देखिए जैसे लिबर्टी की बात आई, पूरा का पूरा आंसर मिल गया। यहीं तो पूछा गया था, तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर मिला। अब 4 में क्या पूछा जा रहा है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी 6 नंबर आपको मिल गए ना, तो इसी तरीके से आपको हमेशा पैसे सॉल्व करने होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या पूछा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हैं। इंटेंशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट्स और बेबीज। यहाँ पे कह रहा है विच वर्ड पैसेज मीन्स, मतलब कहा जा रहा है कि पैसेज में किस शब्द का अर्थ है कि शिशुओं या बच्चों को जानबूझकर हत्या। तो यहाँ पे ये है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब ही होता है शिशुओं की हत्या। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर अगर आप ढूंढते हुए जाएंगे तो आपको पैसेज में कहीं ना कहीं मिलेगा इन्फेंट या इन्फेंटिसाइड से लेकर साइड, CID का मतलब ही होता है हत्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप पैसेज में ढूंढ लीजिए, यहाँ पर लिखा गया फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो ये आपका चौथे का आंसर है। मैंने पहले ही कहा था 2, 3 से लेकर आपके जो है आंसर मिल जाएंगे चौथे का, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इस तरीके से आपके आंसर्स मिल जाते हैं।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप पैसेज का आंसर दे सकते हैं। अब पैसेज में क्या कहा गया है, क्या इसका हिंदी है, क्या आपको कोई लेना देना है? नहीं लेना देना है। हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आप ऐसे ही लिखेंगे, आपका नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन मैं इसका अर्थ यहाँ पे देखिए बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन, देखिए ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, वीमेन हैव बीन रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअली इन मेनी ग्रेट बुक्स, मतलब ये कहा जा रहा है कि अनेक महान ग्रंथों में महिलाओं को आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है, फिर भी उनके साथ पुरुषों के समान बुरा और असमान व्यवहार किया जाता है। दहेज है ना, दहेज हो गया, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया और कन्या भ्रूण हत्या, यही फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये जैसी सामाजिक कुरीतियाँ प्रारंभिक काल में व्यापक रूप से प्रचलित थी और महिलाओं में शिक्षा और आत्मचिंता के प्रसार ने समय के साथ उनकी प्रगति को गति दी है। आज की महिलाएं सशक्त हैं, है ना, क्या है एम्पावर्ड मतलब सशक्त होना। आज की महिलाएं सशक्त हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता तभी संभव है जब लोग महिलाओं के प्रति अपने प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता को बदल देंगे। तो ये यहाँ पे पैसेज में कहा गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसके आंसर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़िए, क्योंकि आपको आंसर मैंने बता दिया है कि आंसर इसके कैसे कहाँ से मिलेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पैसेज कितना आसान होता है, आपको ये 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर राइटिंग सेक्शन में आते हैं। राइटिंग सेक्शन में आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में या तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए या तो आप एक लेटर लिखिए। इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि और का मतलब होता है या तो। इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तो लेकिन मैं आपको लेटर भी लिख के बताऊंगा और एप्लीकेशन भी लिख के बताऊंगा। ये आपको 4 नंबर दिलाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ें। तो एप्लीकेशन में क्या कह रहा है पहले ये समझिए। कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ inadequate and contaminated वाटर सप्लाई इन योर एरिया। अपने क्षेत्र में अपर्याप्त एवं दूषित जलापूर्ति की समस्या के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र में जल की अच्छे से आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और जो भी आपूर्ति हो रही है वो दूषित है, खराब है और अपर्याप्त है, मतलब कि हो भी नहीं पा रहा है, ये समस्या है। तो इसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र लिखिए। या तो अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना है तो आप एक लेटर लिखिए अपने फ्रेंड को, इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस। ये दूसरी बार है। आप अगर सेट फर्स्ट से पढ़ते आ रहे होंगे तो फर्स्ट से लेकर 5 सेट पढ़ेंगे तो ये दूसरी बार मिल रहा है ये जो लेटर है ना। तो लेटर भी रिपीट होते हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़े रहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखकर उसे अपने घर पर गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित करना है। तो चलिए दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं एप्लीकेशन। पहले क्या देखेंगे? एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए एप्लीकेशन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टू लिखना है। और हमेशा याद रखेंगे ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन हमेशा सीधी रहनी चाहिए, कभी भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है, लाइन बिल्कुल सीधी है। ठीक है, आप चाहे तो इसको बॉक्स में बना के भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो मैंने इस तरफ लिखा हुआ है ये पेज में जगह ना होने की वजह से लिखा हुआ है। आप बगल में नहीं लिखेंगे बल्कि इसी के नीचे जो आपके पेज में जगह रहेगा वह लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे। तो पहले आप टू लिखेंगे, फिर किसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसको लिखेंगे। किस जिले से हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है। जैसे मिर्ज़ापुर से हैं मिर्ज़ापुर, है ना, गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर, बनारस से हैं तो बनारस, ऐसे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपके जो है क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हैं कि रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ से लेकर वाटर सप्लाई तक, इतना भी आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद अब आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम साहब हैं वो साहब हैं कि साहिबा हैं, तो आप मैडम या सर लिखिए। लेकिन आप एप्लीकेशन या लेटर लिखते समय आप सर या मैडम दोनों को ही लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम अकेले नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए आई। पहले क्या कहेंगे कि पहले आप बताएंगे कि आप किस क्षेत्र के निवासी हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे क्या समस्या है ना। आप पहले उनको अपनी ओर आकर्षित करिए और फिर उनको बताइए कि आपके यहाँ पानी बहुत गंदा है, तो लोगों को परेशानी हो रही है, उनके स्वास्थ्य के समस्याओं में बहुत परेशानी हो रही है। और फिर उनसे अनुरोध करिए कि हमारे क्षेत्र में जो है कि इसकी समस्या का समाधान करने की तत्काल कार्रवाई करें। बस इतना ही तो लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ योर एरिया। अब ये जिस एरिया के एरिया का नाम लिख दीजिए। विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू प्रॉब्लम ऑफ inadequate and contaminated वाटर सप्लाई
मैं आपके क्षेत्र से, जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम लिख दीजिए, उसके निवासियों की ओर से अपर्याप्त और दूषित जल की समस्या की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। द वाटर वी रिसीव इज़ वेरी डर्टी, जो हम लोगों को पानी मिलता है बहुत गंदा है और इरेगुलर है और रोज़ रोज़ मिलता भी नहीं है। तो कॉजिंग ग्रेट डिफिकल्टी टू द पीपल, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। मैनी रेसिडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो निवासी हैं, रेसिडेंट्स का मतलब निवासी होता है, जो लोग हैं वहाँ के, वो अपनी बहुत सारी समस्याओं से, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक पैराग्राफ छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद पैराग्राफ नेक्स्ट लिखेंगे। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रोवाइड क्लीन एंड, देखिए यहाँ से यहाँ तक टू प्रोवाइड तक हमेशा लिख सकते हैं, इसके बाद जो समस्या होती है वहाँ तक लिख दीजिए क्या करना है। टू क्लीन एंड रेगुलर वाटर सप्लाई टू आवर एरिया, मतलब हमें आपसे अनुरोध है या हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे क्षेत्र में स्वस्थ और नियमित जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उसके बाद योर फैथफुली लिखिए, कॉमा दीजिए, अपना नाम लिखिए, आप किस एरिया से हैं। आप यहाँ पे चाहे तो लास्ट में डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपने एप्लीकेशन लिखा। अब बात करते हैं लेटर की। ठीक है, लेटर मैंने बहुत छोटा सा लिखा हुआ है क्योंकि अभी इसके पहले बहुत सारे बच्चे कमेंट में कह रहे थे सर लेटर को थोड़ा सा और छोटा लिख सकते हैं क्या। देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं आप, लेटर में डायरेक्ट ऑन पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, बहुत जिस तरीके से आप छोटा सा एप्लीकेशन लिखते हैं ना उसी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ना ऐसे में 4 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, तो 4 नंबर के लिए कम से कम आपको 50 वर्ड लिखने पड़ेंगे, तो कम से कम 50 से 60 वर्ड होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लेटर क्या लिखना है कि अपने दोस्त को गर्मी की छुट्टियां बताने के लिए आपको अपने घर पे बुलाना है, अपने प्लेस पे बुलाना है। सबसे पहले आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस लिखिए। लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है कि आप कहाँ के हैं, वो एड्रेस लिखिए। फिर डेट कौन सा है, अब डेट अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आप वो डेट लिखिए जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 2025 है, 2025 मत लिखिए बल्कि 2000 को इस तरीके से 25 को क्रॉस कर दीजिए, इस तरीके से लिखिए। और डेट लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए 25 दिसंबर है तो दिसंबर पूरा लिखिए और उसके बाद 2025 को इस तरीके से लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको डेट लिखना है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे 25/12/2025। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, या दिसंबर 25/2025 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, या तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे 25 दिसंबर को शॉर्टकट में कर दीजिए। ये तरीका जो होते हैं ये तीनों गलत होते हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है। डेट आपको इसी तरीके से लिखना होता है। तो आप क्या कहेंगे अपने मित्र से, आप यहीं पहले हाल चाल पूछेंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे। अब आप बताइए कि हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, है ना, आवर समर वेकेशन हैज स्टार्टेड एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कम टू माई प्लेस, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे घर आएँ। तो वी विल एंजॉय टुगेदर, प्ले गेम्स एंड विजिट सम नियर बाई प्लेसेस, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। तो आप बताइए कि अगर आप मेरे घर आएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम साथ में मस्ती करेंगे, खेलेंगे, खूब गेम खेलेंगे और आसपास की कुछ जगह हैं जहाँ घूमने लायक है वहाँ पर घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। प्लीज़ आप उसके बाद लिखिए प्लीज़ कम सुन, कृपया जल्दी आएँ, है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। योर लविंगली, आप अपना नाम लिख दीजिए, बस लेटर कंप्लीट हो गया। तो दोनों में से चाहे एप्लीकेशन लिखिए चाहे लेटर लिखिए, इस तरीके से अब कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी होता है, 6 नंबर रहते हैं, आपको 80 से 100 वर्ड लिखने रहते हैं, लेकिन इसमें आपको हिंट दिया जाता है कि आपको क्या लिखना है। जब आपको हिंट मतलब एक तरीके से समझिए हेडिंग दे ही दिया गया तो आप उसमें लिखने में क्या दिक्कत है। तो आपको यहाँ पे या तो आर्टिकल लिखना होता है या तो एक रिपोर्ट लिखना होता है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। या तो आप आर्टिकल लिखिए या तो आप लेटर रिपोर्ट लिखिए, तो दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले वो समझिए। यहाँ पे राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट के बारे में लिखना है 80 से 100 वर्ड, जिसमें आपको कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, बिजनेस, इंटरटेनमेंट और सेफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इस तरीके से आप एक आर्टिकल लिख दीजिए 80 100 वर्ड में, या तो आप एक रिपोर्ट तैयार करिए ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, 80 100 वर्ड आपको लिखने हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको यहाँ पे हिंट दिए गए हैं उसको देखते हुए कि यहाँ पर पहले क्या लिखना, पहले लिखिए हु ऑर्गेनाइज द कैंप, कैंप को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। फिर उसके बाद डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, मतलब क्या है, कहाँ पर हो रहा है। हाउ मैनी पीपल डोनेटेड द ब्लड, कितने लोगों ने ब्लड को डोनेट किया। व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम सच वेलफेयर इवेंट, और ऐसे कल्याणकारी आयोजन से आपको क्या संदेश मिला। तो इस तरीके से आप लिखेंगे
ये आपको हेडिंग दिया गया है। चलिए दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल पे फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। इसमें देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हिंट आपको यहाँ पे दे रखा है, हिंट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से। द इंटरनेट हैज़ बिकम अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन की एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इट कनेक्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मेक्स कम्युनिकेशन ईजी एंड फास्ट। मतलब ये कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है इंटरनेट, और संचार को आसान और तेज बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेल्प अस टू शेयर आइडियाज़ एंड स्टे इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो सोशल मीडिया होता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो हमारे विचारों को साझा करने और दोस्तों और परिवार के साथ संपर्क में रहने में मदद करता है। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, द इंटरनेट प्लेज अ की रोल इन ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग एंड मार्केटिंग। इट आल्सो प्रोवाइड्स अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इंटरटेनमेंट एंड न्यूज़। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्यापार के क्षेत्र में इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और मार्केटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ज्ञान, मनोरंजन और संचार के असीमित स्रोत भी, मतलब बहुत ज़्यादा स्रोत हैं इसके, बहुत स्रोत प्रदान करता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि मोर एवर ऑनलाइन सर्विसेज इम्प्रूव सेफ्टी एंड कन्वीनियंस इन many areas. Thus, the internet is a powerful tool that makes life easier, faster and more connected. यहाँ पर बहुत सारे जो है ज्ञान के स्रोत हैं, समाचार के स्रोत हैं, मनोरंजन के स्रोत हैं, एंटरटेनमेंट के स्रोत हैं। तो इसके अलावा ऑनलाइन सेवाएं कई क्षेत्रों में सुरक्षा, सुविधा और सुधार करती हैं। जैसे इस तरीके से आप लास्ट में आपको क्या लिखना था, सेफ्टी लिखना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस प्रकार इंटरनेट जो है वो एक शक्तिशाली उपकरण है जो जीवन को आसान, तेज और अधिक जुड़ा हुआ बनाता है। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट को बता सकते हैं। दूसरा है आपको एक रिपोर्ट लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप पे, ये आपकी हेडिंग्स हैं। ठीक है, चलिए इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट लिखा गया है, अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद आवर स्कूल 5 सितंबर 2025 फ्रॉम 10 to 3 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके द्वारा ही हमारे विद्यालय के सहयोग से 5 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक विद्यालय सभागार में, ऑडिटोरियम में एक रक्तदान शिविर, मतलब कि ये आपका ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आगे डॉक्टर्स एंड नर्सेज फ्रॉम द लोकल हॉस्पिटल गाइडेड द इंटायर प्रोसेस। मोर देन 150 स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लोकल पीपल केम फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड। ठीक है, इसमें ये भी पूछा गया था कितने लोगों ने किया, तो आप बताएंगे स्थानीय अस्पताल के जो डॉक्टर हैं और जो नर्स हैं उन्होंने पूरी प्रक्रिया मार्गदर्शन किया। पूरी प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी। 150 से अधिक जो हैं वो छात्रों और बहुत सारे जो शिक्षक हैं, बहुत सारे जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने रक्तदान के लिए आगे आए। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर रिफ्रेशमेंट एंड मेडिकल चेकअप वर मेड। द इवेंट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन इन सेविंग लाइव्स, और सच वेलफेयर एक्टिविटीज टीच अस वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कार्यक्रम ने जीवन बचाने में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की, और इस तरह के कल्याणकारी कार्य हमें मानवता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाते हैं। इस तरीके से आप डोनेशन कैंप के विषय में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दिया रहता है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब आते हैं ग्रामर वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD 4 क्वेश्चन रहते हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना होता है और सभी के आंसर लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो A है उसमें कह रहा है कि आपको इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए इनडायरेक्ट यहाँ पे देखिए सबसे पहले अंदर ही देख लिया करिए, कॉमा के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट में WH वर्ड है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का रूल कहता है कि अगर WH वर्ड से ही स्टार्ट है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप WH वर्ड लिख दीजिए। जैसे Y लिखा हुआ है तो Y लिख दीजिए। दूसरी बात ये कि जो सैड टू है, सैड टू को चेंज कर दीजिए, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है जो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये होता है। ये तो जनरल रूल है तो सबको पता होगा। स्पेशल रूल में WH वर्ड ही रहेगा, कॉमा को हटाकर सैड टू आस्क्ड हो जाएगा, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा असर्टिव में। ठीक है,
तो यहाँ पर है कि द प्रिंसिपल सेड टू मी, द प्रिंसिपल सेड टू, मतलब यहाँ क्या होगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, कॉमा कामा को हटाकर हमने WH वर्ड मतलब वाई ही लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आर यू को हम लोग ऐसे अपने से बना लेंगे कि ऐसा मान के चलते हैं कि ये लिखा हुआ यू आर, तो इससे इजी हो जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना, यू आर। अब यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो यहाँ पे मी लिखा है तो ये हो जाएगा आई, इसलिए ये हो गया आई। अब आर चेंज हो जाएगा पास्ट में, तो पास्ट में ये वॉज वर हो जाएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो ये हो गया वॉज। नॉट टेकिंग, नॉट टेकिंग आपने लिखा। योर भी सेकेंड पर्सन है, तो यू के अकॉर्डिंग योर आया था, ऐसे से भी समझ सकते हैं कि आई के अकॉर्डिंग माई आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। लिव बस चेंज हो गया। अगर आपको इनडायरेक्ट बनाने नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस क्लास को क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। सबसे पहले ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट लिखना होता है, इसलिए आपने ऑब्जेक्ट लिखा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, तो यहाँ पर एक टेंस आगे जाना होता है, तो डिड आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें वॉज और वर का हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे द बुक सिंगुलर है, इसलिए वॉच का यूज हुआ है। नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगाइए। रीड का थर्ड फॉर्म जो होता है वो रीड ही होता है, अपने से बाई जोड़ना है और ये जो सब्जेक्ट है उसको उठाकर सबसे पहले रख देना है। इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान होता है पैसिव वॉइस, इसको मैंने 25 मिनट के अंदर समझा दिया है और 25 मिनट के अंदर आप पूरा पैसिव वॉइस समझ सकते हैं, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर नहीं होगा तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग सबसे पहले आप समझिए कि जो पहला लेटर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, इसलिए कैपिटल हो गया, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। प्रॉपर नाउन आता है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल हो जाता है, कोई नेम आता है तो कैपिटल हो जाता है। आई हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो बीच में हो चाहे स्टार्टिंग हो। इस तरीके से याद रखना है, कॉमा कहाँ लगाना है, नोट कॉमा कहाँ लगाना है, ठीक है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पंक्चुएशन में ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं डी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ट्रांसलेशन जो 4 नंबर का आता है, इसको आप ध्यान समझिए। लिखा है आज सोमवार है, ये सोमवार लिखा हुआ है, आज सोमवार है। टुडे इज मंडे, कितनी आसानी से आपने बना दिया, टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। अगर ये होता आज मंगलवार है तो टुडे इज ट्यूसडे, बहुत आसानी से हो जाता, ठीक है। आगे है मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। तो पहले तो आप इतना बनाइए कि मेरे पिताजी ने, सब्जेक्ट हो गया माय फादर, वादा किया है। जब भी सेंटेंस के अंत में आ है, ई है, आता है तो वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इसलिए वादा मतलब प्रॉमिस होता है, तो माय फादर सिंगुलर है, इसलिए आपने लगाया हैज और प्रॉमिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वादा किया है आपने बना दिया। किस चीज़ का वादा किया है, दिलाने का, मतलब खरीदने का। तो जब भी एक सेंटेंस में दूसरा वर्ब जोड़ते हैं तो टू के साथ जोड़ते हैं, इसलिए टू बाई, है ना, दिलाने का, खरीदने का। किसके लिए, मेरे लिए मतलब मुझे, मतलब मी। क्या, नए वस्त्र, न्यू क्लॉथ्स, ठीक है। अब क्या, आज के दिन, ऑन दिस डे। बहुत ही आसानी से ऐसे ही बनाएंगे, आपका बन जाएगा। बड़े बड़े सेंटेंस देखने से क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, सर इतना बड़ा सेंटेंस है कैसे बनाएंगे। उसमें कुछ नहीं होता है, आप सब्जेक्ट और वर्ब मेन वर्ब लिख दीजिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लिखने के बाद जो बच रहा है उसको आप कॉपी पेस्ट करते जाइए, कब कहाँ क्यों कैसे, आपका आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है हम सभी शाम को बाजार जाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, हम सभी जाएंगे, इतना ही तो है, हम सभी जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हम सभी मतलब वी जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो वी आल। आप ऐसे इसको वी आल लिख सकते हैं, मतलब हम सभी, या तो वी विल आल गो टू द मार्केट, हम सभी बाजार जाएंगे। ये जो है शाम को, इन द इवनिंग, आप इसको स्टार्टिंग में लिख दीजिए, या तो आप चाहें तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं वी आल विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। तो ये जो एडवर्ब है, आप इस फ्रेज को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे वहाँ मतलब दियर, मैं मतलब आई, मैं क्या करूँ, खरीदूंगा, विल आल्सो बाई सम, विल आल्सो भी खरीदूंगा, तो विल के बाद भी के लिए आल्सो, खरीदूंगा के लिए बाई। क्योंकि गागे की आता है तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है, जिसमें हम लोग विल या सेल का यूज करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। क्या खरीदूंगा, खरीदूंगा अपनी अन्य, अन्य मतलब कुछ, प्रिय
वस्तुओं को, सम ऑफ माई अदर अन्य फेवरेट थिंग्स, वस्तुओं को खरीदूंगा। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन करने नहीं आता है तो जीरो से नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेसिक टू एडवांस क्लास करके है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसको सीखिए। उसमें रूल्स और एग्जाम्पल्स मैंने बताया हुआ, आप रूल्स सीख जाएंगे। EGMR से बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, जहाँ पर आपको कुछ नहीं आता है। और अगर थोड़ा बहुत आपको आता है तो पैसेज का जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है कि पैसेज में आपको दिया है कि पैसेज सॉल्व करना है, जिसमें 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के सभी जो क्वेश्चंस ये आए हुए हैं यहीं, इसको मैंने अच्छे से एक एक करके समझाया हुआ है। आप पैसेज कैसे करेंगे उसमें आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ भी जाएंगे कैसे पैसेज को करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं लिटरेचर की तरफ। अब आपको पूरे दौर में क्वेश्चन आंसर ही दिखाई देंगे। तो अब स्टार्ट होगा लिटरेचर। तो क्या करना है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। मतलब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को ही करना है। या तो आप पहले करिए किसको, हु हेल्प्स लेंचो एंड व्हाट मैनर ही इज हेल्प्ड, मतलब लेंचो की मदद कौन करता है और किस प्रकार से उसकी मदद की जाती है। या तो दूसरा करिए, हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, चोर को क्या लगता है कि अनिल चोरी का प्रतिक्रिया देगा, है ना। जब वो चोरी करके भाग जाता है तो क्या उसे लगता है उसका प्रतिक्रिया देगा, पीटेगा, मारेगा, सुनाएगा, कुछ भी ऐसा करेगा, जेल भिजवा देगा। तो इस तरीके से क्या प्रतिक्रिया देगा। तो दोनों को 30 से 40 वर्ड में लिखना है, दोनों में से एक ही लिखना है। यहीं पर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ए में भी 2 होते हैं और बी में भी 2 होते हैं। तो ए में 2 होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है, बी में भी 2 होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन मैं सभी के आंसर दूंगा। तो चलिए पहले इन दोनों के आंसर को देख लेते हैं। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। तो पहला क्वेश्चन था कि हु हेल्प्स लेंचो इन व्हाट मैनर ही हेल्प, मतलब ये कहा जा रहा है कि लेंचो की मदद कौन करता है और किस प्रकार करता है। तो कौन करता है, पोस्ट मास्टर करता है, पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद करता है। तो द पोस्ट मास्टर हेल्प्स लेंचो। ईश्वर में उसकी आस्था को देखते हुए वह अपने अन्य कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करने के लिए उत्तर के रूप में देता है, ताकि लेंचो ईश्वर विश्वास डगमगा न जाए, उसका फैथ जो है, आस्था जो है बना रहे। तो सेइंग दी हिज फैथ द गॉड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड गिव टू द लेंचो रिप्लाई टू हिज लेटर, है ना। लेटर का रिप्लाई देता है तो उसको लगता है कि भगवान ने भेजा है ना। स्टोरी आप पढ़े ही होंगे क्योंकि पहला चैप्टर है, सभी लोग जानते हैं इस स्टोरी को। सो दैट लेंचो बिलीव इन गॉड मे नॉट बी सेकंड, तो उसका डगमगाता नहीं है, विश्वास जो होता है ईश्वर में। या तो आप इसका जवाब दीजिए कि हाउ डज थीप थिंक अनिल रिएक्ट टू द थेफ्ट, मतलब कि चोर को क्या लगता है कि अनिल चोरी पर प्रतिक्रिया देगा। तो चोर को क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि चोर को लगता है कि अनिल पैसे गंवाने की वजह से नहीं, बल्कि विश्वासघात की वजह से दुखी होगा। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता था और चोर को लगता है कि अनिल का दुख उस भरोसे के टूटने से ही होगा, चोरी करने से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यही चीज़ आपको लिखना है, द थीप थिंक्स अनिल विल बी सैड नॉट बिकॉज द लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ही हैज़ बीन बिट्रेड, बिट्रेड मतलब धोखा देना। अनिल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली एंड थीप फील्स अनिल सोरो विल कम फ्रॉम लूजिंग दैट ट्रस्ट। ठीक है, इसलिए उसे जो होता है दुख होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें कह रहा है कि हाउ डिड बुद्ध टीच कीजा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ। या तो आप इसको करिए, या तो आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, कि मतलब यह है कि वापसी यात्रा में वल्ली को किस बात ने दुखी किया। तो यहाँ पे यह है कि हाउ डिड बुद्धा टीच कीजा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, मतलब ये कहा जाता है बुद्ध ने कीजा गौतमी को जीवन का सत्य कैसे दिखाया। तो बुद्ध ने कीजा गौतमी को जीवन का सत्य कैसे सिखाया, दोनों का आंसर देखते हैं एक एक करके। बुद्ध टॉट कीजा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ बाय सेंडिंग हर टू गेदर मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम होम्स अनटच्ड बाय डेथ, मतलब बुद्ध ने कीजा गौतमी को जीवन का सत्य सिखाया और उन्हें उन घरों से सरसों के बीज इकट्ठा करने के लिए भेजा जहां मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं हो, मतलब ऐसे घर में भेजा जहां पर आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो। तो उन्हें कोई ऐसा घर मिला भी नहीं और उन्हें एहसास हो गया कि मृत्यु जो होता है वो सभी के लिए समान होता है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। अब दूसरे का आंसर देना है कि व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, वल्ली को किस बात से दुखी हुआ जब वो वापस यात्रा में थी। तो किस बात के दुखी हुआ, तो वो दुखी हुआ क्योंकि बस के सफ़र में एक रोमांच खत्म हो चुका था और सोच में पड़ गई कि उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी के आकर्षण के समय वो फीका पड़ जाता है।
तो वली फेल्ट सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी बिकॉज द एक्साइटमेंट वॉज द बस राइड वॉज ओवर। अब जितना भी इसको बस राइड करना था वो ओवर हो चुका था। सी बिकेम थॉटफुल, और वो सोच में पड़ गई और उसको रियलाइज भी हुआ कि दैट द चार्म ऑफ द लाइफ फेड्स विथ टाइम, मतलब जो ज़िंदगी की खुशी होती है वो समय के साथ धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको एनी वन करना है। दो आपको दिए गए क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है। तो पहले हम कह रहे हैं हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम ही पनिशिंग हर। मतलब ये कह रहा है कि एनी ने अंततः मिस्टर किसिंग को उसको दंड देने से कैसे रोका। दूसरा कह रहा है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। लैंचो का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए दोनों का आंसर हम देखते हैं। ध्यान रखना है 60 वर्ड में लिखना है, लेकिन आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही लिखना है, लेकिन मैं आपको दोनों का आंसर बता रहा हूँ। तो पहले में कहा जा रहा है कि एनी ने अंततः मिस्टर किसिंग को उसे दंड देने से कैसे रोका। तो कैसे रोका था एनी ने? आखिरकार मिस्टर किसिंग को अपने विनोदी निबंध क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स के जरिए उसे सजा देने से रोक लिया। एनी फाइनली स्टॉप्ड मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर थ्रू हर विटी इजली क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है। सी ह्यूमरसली described a family of ducks where she herself was compared to the mother duck। उसने बत्तखों के एक परिवार का मजाकिया अंदाज में वर्णन किया जहां उसकी तुलना बत्तख माँ मतलब माँ बत्तख से की गई थी। मिस्टर किसिंग enjoyed the cleverness and humor, realized her talent and never punished her again for talking in class। मिस्टर किसिंग को उसकी चतुराई और हास्य बहुत ही ज़्यादा, उसका कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो हंसने भी लगते हैं। तो इसलिए उसकी प्रतिभा को, उसने टैलेंट को पहचान लिया और फिर कभी क्लास में ज़्यादा चपड़ चपड़ करने के लिए कभी भी सज़ा नहीं दी। देखिए बहुत ज़्यादा वो बात करती थी। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करना, तो वो हमेशा बात करती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए उसे दंड दिया जाता था। तो इसीलिए वो कहा जा रहा है। अब हालांकि अब स्टोरी मैं नहीं बता रहा हूँ पूरा, आपको स्टोरी अपने से पढ़ना है। तो इसके बाद देखिए ध्यान रखिएगा, एक मैराथन आने वाला है। मैराथन में मैं पूरा इंग्लिश एक क्लास में ख़त्म करने वाला हूँ। ये आपके लिए वन शॉट होगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। लैंचो का चरित्र चित्रण करना है। तो लैंचो क्या था? एक गरीब किसान था। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, डीपली रिलीजियस एंड हार्ड वर्किंग, जो बहुत ही धार्मिक था, मेहनती था। ही हैड इमेंस फैथ इन गॉड, गॉड पे उसे बहुत ज़्यादा भरोसा था, विश्वास करता था। एंड बिलीव ही वुड हेल्प हिम इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, उसे विश्वास था कि संकट के समय जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, गॉड हैं, उसकी मदद करेंगे। इवन आफ्टर हिज क्रॉप वॉज ruined बाई हेल, ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी। ओलावृष्टि जब हुआ, हेल स्टॉर्म जब हुआ, तो उसकी फसल समाप्त हो गई, बर्बाद हो गई। उसके बाद उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा और मनी मतलब पैसे के लिए पैसा मांगा। हिज इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, ट्रस्ट एंड होप मेड हिम अ यूनिक, एडमायरेबल एंड अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर। उसकी मासूमियत, सरलता, विश्वास और आशा ने उसे एक अद्वितीय, प्रशंसनीय, अविस्मरणीय, है ना, ये मैं एकदम हिंदी बोला, अविस्मरणीय मतलब अनफॉरगेटेबल, जिसे भूला ना जा सके, जो है व्यक्ति का कैरेक्टर बना दिया। इस तरीके से आप इसके आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ विल आइस बी अ ग्रेस अ सफाइस फॉर कॉजिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, डू यू एग्री विद द पोएट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस दुनिया के अंत के लिए इस दुनिया के अंत के लिए बर्फ कितनी कृपा करती है और पर्याप्त होगी। क्या आप कवि से सहमत हैं? या तो आप इसके विषय में लिखिए, आइस एंड फायर चैप्टर का नाम है, या तो आप एक 4 लाइन की कविता लिख दीजिए। बस दोनों में से कोई एक करिए। ध्यान रखिएगा ये आपके सिलेबस से होना चाहिए और जो बुक इसमें क्वेश्चन पेपर में दिया है वो आपको कॉपी नहीं करना है। तो अगर आप एग्जाम में बैठ गए हैं और आपको ये पोएम लिखने नहीं आता है और ये भी नहीं लिखने आता है, तो आपके पास एक आइडिया है। आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर जो आपने अभी पोएम देखा, जो पोएम देखा आपने वो लिखा था 1 2 3 4, मतलब 4 लाइन में इस तरीके से लिखा था। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन।
अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, पहले आप चौथी लाइन लिख दीजिए, फिर तीसरी लिख दीजिए, फिर दूसरी और फिर 1। इस तरीके से आप उसी पोयम को जो आपके बुक पेपर में दिया है आप इसको लिख दीजिए, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन देखिए क्या है, ट्रिक तो हमेशा ट्रिक ही होता है, इसलिए यहाँ पर अगर एग्जामिनर को पता चल गया तो ये 3 नंबर में से वो आपको 2 नंबर दे देगा, और अगर नहीं पता चला तो 3 का 3 नंबर, हो सकता है कभी 1-1.5 नंबर मिल जाए, लेकिन आपको नंबर मिलेंगे, नंबर कटेगा नहीं। ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ये इस कंडीशन में करना है जब आपको नहीं आता, और आप कोशिश करिए कि 2 पोयम याद ही कर लीजिए, तो उसमें आपका घाटा क्या जाता है। ठीक है, 2 पोयम 8 लाइन की कविता ही तो याद करनी है, आप हमेशा स्टार्टिंग से ही याद करते आए हैं 8 लाइन की कविता, आज फिर याद कर लीजिए, आपका ये 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों का आंसर बता रहा हूँ, दोनों को ध्यान से देखिए। पहले हम 7th का क्वेश्चन जो आप यहाँ से पूछा गया, इसका आंसर 30 से 40 वर्ड्स में बताते हैं। इन द पोएम आई सिम्बलाइज्ड कोल्डनेस, हेट्रेड एंड इंडिफरेंस। इस पोएम में बर्फ जो है शीतलता, घृणा और उदासीनता का प्रतीक है। कवि का सुझाव है कि सच ह्यूमन क्रुएल्टी, लैक ऑफ कंपैशन कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। मतलब सुझाव है कि ऐसी मानवीय क्रूरता और करुणा का अभाव दुनिया को उसी तरीके से नष्ट कर दे सकता है जैसे जस्ट एज फायर, जैसे आग, और नेचुरल डिसास्टर कैन, तो जैसे आग नष्ट कर सकता है उसी तरीके से बर्फ भी दुनिया को नष्ट कर सकता है। तो आप कहेंगे यस मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आई एग्री बिकॉज हैट्रेड कैन ड्यून सोसाइटी ग्रेजुअली। और मैं सहमत हूँ क्योंकि जो हैट्रेड है, जो नफरत है, जो घृणा है, धीरे धीरे समाज को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि आपको कविता लिखनी थी। मैंने यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है आइस एंड फायर एंड आइस, इसी कविता को, ये जो मैंने लिखा हुआ इसी कविता को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। 4 लाइन की कविता है, 4 लाइन याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 आपको मिलते हैं, तीनों में से सिर्फ एक ही करने हैं। ठीक है, मैं बार बार स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ, 2025 के जितने भी सेंट्रल आइडिया आए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए अगर आप सेट 6 तक 1 से लेकर 6 तक आए हैं तो आप देख रहे होंगे कि कम से कम एक पोएम 2-2, 3-3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो रिपीट होते हैं यहाँ पे द ट्रीज, बाल पोएम और टेल कस्टर्ड द ड्रैगन, इसको देखना है। बाल पोएम तो पिछले वाले में ही पहला था। तो चलिए पहले द ट्रीज को देखते हैं, एक एक सेंट्रल आइडिया देखते हैं, समझ लेते हैं। द ट्रीज बाय एड्रियन रीच द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एड्रियन रीच के द्वारा। तो ये कविता क्या है? ट्रीज के विषय में बताया जाता है कि द पोएम हाईलाइट्स द रेजिलियंस एंड क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ ट्रीज। मतलब यह कविता पेड़ों के लचीलेपन और शांत शक्ति पर प्रकाश डालती है कि डिस्पाइट ह्यूमन अटेम्प्ट टू कंट्रोल और कट देम डाउन, ट्रीज ग्रो फ्रीली एंड फ्लोरिश एज सिंबलाइजिंग होप, रिन्यूअल एंड द इंड्यूरिंग पावर ऑफ द नेचर ओवर ह्यूमन लिमिटेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसे उन्हें नियंत्रित करने के लिए काट डालता है, और काटने के बावजूद पेड़ जो होते हैं बुरा नहीं मानते हैं, वह स्वतंत्र रूप से फिर से बढ़ने लगते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, जो ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी आशा है, नवीनीकरणी है। तो मानवीय सीमाओं पर प्रकृति का जो स्थायी शक्ति का जो प्रतीक है वो पेड़ ही है। ठीक है, इस तरीके से ट्रीज को आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाल पोएम पे। बाल पोएम ये जो है वो जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि यह कविता नुकसान के विषय में सिखाती है, और ये दिखाती है कि बड़े सीख और बड़े होने में क्या अंतर है। तो दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन लॉस, लर्निंग एंड ग्रोइंग अप। लॉस मतलब नुकसान होने में, लर्निंग मतलब सीखने में, और बड़े होने के बारे में है ये जो कविता है बाल पोएम। देखिए कैसे, थ्रू द लॉस ऑफ अ बॉल, एक गेंद के खो जाने के माध्यम से, द पोएट कन्वे दैट एक्सपीरियंसिंग स्मॉल पर्सनल लूजेस हेल्प वन अंडरस्टैंड लाइफ्स रियलिटीज, द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड द इमोशनल मैच्योरिटी। देखिए एक गेंद खो जाने के माध्यम से, लड़के का गेंद खो जाता है तो उससे कभी दिलवाता नहीं है, बल्कि उसे ऐसा दिलवाता है कि एक बार आपने उसे खो दिया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो नुकसान तो होता है, गेंद खो गया, उससे सीख भी मिलती है कि दोबारा नहीं मिलेगा, और आप उससे मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। तो ये चीज़ बताया गया कि जो पोएट है वो संदेश देता है कि छोटे छोटे व्यक्तिगत नुकसानों से, जीवन की वास्तविकताओं से चीज़ों के मूल्य और आत्मनिर्भरता और भावनात्मक परिपक्वता के माध्यम समझने में मदद मिलती है। कितने टफ वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया है हिंदी में, इंग्लिश में तो एक्सपीरियंस है,
पर्सनल लॉसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल है, मेच्योरिटी है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलियंस है। तो इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी वर्ड्स ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, ठीक है। आगे है सेंट्रल आइडिया जो है द टेल्स ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन। ये है ऑग्डेन नेस के द्वारा लिखा गया है, ऑग्डेन नेस। तो यहाँ पे क्या है, द पोएम ह्यूमरसली टेल्स द स्टोरी ऑफ कस्टर्ड अ कवर्डली ड्रैगन हु अपीयर्स वीक। मतलब यह एक जो कविता है यह एक हास्यपूर्ण ढंग से बताया गया है कि कस्टर्ड नाम का एक जो होता है कि आप कवर्डली ड्रैगन कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कवर्डली मतलब कायर, है ना, जो हमेशा डरता रहता है। तो वो ऐसे ड्रैगन की कहानी है जो बहुत ही कमज़ोर दिखता है लेकिन बहुत ही बहादुर हो जाता है। कब? जब उसे खतरा आता है, तो खतरा आने पर अपनी बहादुरी को साबित करता है। और यह बताती है कि सच्ची बहादुरी छिपी हुई और अप्रत्याशित हो सकती है, दिखावा भी धोखा दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30-40 वर्ड्स। तो 2 वर्ड इसमें आपको ध्यान करना है कि 30 से 40 वर्ड्स दिया है, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वाई डज मिसेज पॉम्फ्रे राइटिंग हर हैंड्स, और दूसरा है वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। हकलाने क्यों लगी सुलेखा, और ये पूछा जा रहा है कि श्रीमती पॉम्फ्रे अपने हाथ क्यों मरोड़ती हैं। तो दोनों का आंसर देख लेते हैं 30 to 40 वर्ड्स। तो पहले में श्रीमती जो पॉम्फ्रे होती हैं अपना हाथ क्यों मरोड़ती हैं, क्योंकि देखिए मिसेस पम्परे रिंग हर हैंड्स बिकॉज सी इज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट हर सिक डॉग। वो अपने जो उनका डॉग होता है ट्रिकी, उनका जो डॉग है ट्रिकी, उसके विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं, इसलिए वो अपने हाथ मल रही है। अब क्या किया जाए, क्योंकि वो खा खा के मोटा हो गया था ट्रिकी। सी इज ओवर एनॉक्सियस एंड कॉन्स्टेंटली फियर दैट ट्रिकीज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग, शोइंग हर एक्सेसिव लव एंड नर्वसनेस। बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित लगने के बाद डरने लगती है, बहुत डरी रहती है कि ट्रिकी की तबीयत बिगड़ रही है, जिससे उनका अत्यधिक जो प्यार है ट्रिकी के प्रति वो घबराहट में बदल जाती है और घबराहट उनकी झलकती भी है। दूसरा है कि जो सुलेखा है वो हकलाने क्यों लगती है। तो क्यों हकलाने लगती है? सुलेखा घबराहट और डर के मारे हकलाने लगती है ना। तो यही चीज़ है। सुलेखा स्टार्टेड स्टेमरिंग आउट ऑफ नर्वसनेस एंड फियर। सी वॉज intimidated by the situation or the person she was speaking to, which made her lose confidence and caused her speech to become hesitant। मतलब यही हुआ कि बहुत ही घबरा जाती है और डर के मारे हकलाने लगती है। जिस स्थिति या व्यक्ति से बात कर रही थी उससे वह डरी हुई थी, जिससे उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और उसकी बात सी चीज़ में झिझक होने लगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान करना कि एनी वन दोनों में से कोई एक करना है, और 60 वर्ड का है ये क्वेश्चन, तो दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। मैराथन की क्लास आप जरूर देखिएगा अगर आपका बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है तो। डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। कह रहा है कि ट्रिकी का उपचार कैसे किया जाता है, बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताइए। दूसरा है कि वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिस्मंदर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के माता पिता माँ को ये बिसंबर लिखा हुआ है, बिसंबर के विवाह के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करती हैं। तो चलिए दोनों के विषय में बात करते हैं। पहले ट्रिकी के विषय में डिटेल में पढ़ लेते हैं। 60 वर्ड में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं। पम्प्रेस जो थी ट्रिकी, वो उनका एक डॉग था, वॉज ओवर डलगेट विद द रिच फूड इंक्लूडिंग चॉकलेट्स, शुगर एंड क्रीम। ट्रिकी को चॉकलेट, चीनी, शुगर और क्रीम बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सेवन कराया गया था। दिस एक्सेसिव पैम्परिंग मेड हिम सिक एंड वीक। डॉक्टर हैरियट इंटरवेनेट पुटिंग ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट simple diet and exercise routine. Usually tricky regain health and become strong, proving that the overfeeding and spoiling pets can harm them more than help. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट खाता था, बहुत ज़्यादा शुगर खाता था, बहुत ज़्यादा क्रीम, जो आइसक्रीम वगैरह क्रीम का भी सेवन करता था। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खाने से ना वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था,
बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार मिल रहा था। तो यही सब रीज़न था कि वो बीमार हो गया और कमज़ोर भी हो गया। तो डॉक्टर हैरियट ने इसमें बताया कि ट्रिकी को बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही सिंपल भोजन दिया जाए और उसे व्यायाम करवाया जाए, और उसके बाद 2 दिन तक इसको भूखा भी रह गया था जैसा बुक में दिया है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रिकी स्वस्थ हो गया और मजबूत हो गया, जिससे वो ये साबित हो गया कि पालतू जानवरों को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना और बिगाड़ना उनके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब आते हैं लास्ट आंसर पे। दोनों में से एक ही करना था, आप चाहे तो उसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए। इसमें देखिए, भोली के माता पिता ने बिशंबर के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर मैरिज प्रपोजल बिकॉज दे फाइनली रियलाइज हर इंटेलिजेंस एंड गुड कैरेक्टर। Earlier, they were ashamed of her looks and speech defect, but seeing her confidence and growth, they understand that Bisambar is a suitable and respectable match for her. Their expectations reflects a shift from superficial concerns to valuing Boli's inner qualities. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भोली के माता पिता ने बिशंबर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें आखिरकार उसकी जो इंटेलिजेंस है और उसका जो कैरेक्टर है उसका एहसास हो गया। पहले वे उसके जो रूप है, उसकी जो आवाज़ है, उसके कमियों पर बहुत ही शर्मिंदा थे कि इसका कैसा चेहरा है ना, क्योंकि वो देखने में बदसूरत थी, अच्छी नहीं थी, और उसकी बोली भाषा कैसा है तो हकलाती भी थी। तो ऐसे कमियों पर वो शर्मिंदा थे। लेकिन उसके कॉन्फिडेंस, मतलब उसके आत्मविश्वास और डेवलपमेंट को देखकर वे समझ गए कि बिशंबर उसके लिए एक उपयुक्त और सम्मानजनक वर है। उनकी स्वीकृति ऊपरी चिंताओं से हटकर भोली के आंतरिक गुणों की कद्र करने की और उनके बदलाव को दर्शाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसको शेयर करें। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जुड़ेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।